आप देख रहे पीबी न्यूज, मैं हूं शब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति जनगणना एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है, जहां सपा बसपा के बाद कांग्रेस ने भी यूपी में जातीय जनगणना की मांग उठा दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाओ के मुद्दों को लेकर मंडलवार कार्यकर्ता सम्मेलन और गांव-गांव जाने की मुहिम की शुरुआत भी कर दी है। बता दें कि मायावती ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा और कांग्रेस में हिंदुवादी और हिंदू भक्त होने की होड़ मची है। इस पर खाबरी ने कहा है कि मायावती भाजपा की अघोषित प्रवक्ता है। जितना भाजपा को बुलवाना होता है, मायावती उतना ही बोल देती है। फिलहाल मायावती को ये सोचना चाहिए कि 3 बार राखी बंधवा कर उन्होंने सरकार बनाई थी, तो पार्टी कौन से हिंदुत्व की बात कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के पीठ में जरूर पीठ पीछे बुराई करेंगे। तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि किस पर ये वार कर रही हैं। इनके स्टेटमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि ये भाजपा की गोद में बैठकर के कांग्रेस का। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की है। एक चार्जशीट 6 पहलवानों के आरोपों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। वहीं दूसरी ओर नाबालिग के यौन शोषण के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 555 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। इस मामले में ब्रजभूषण को क्लीन चिट भी मिल गई है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली यूपी में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को मामले दर्ज किए थे, जहां पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। वहीं नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस के कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। जहां दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नालवा ने बताया है कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है। वहीं नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। बता दें कि जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष शरण सिंह के दिल्ली स्थित घर पहुंची, जहां रेसलर पुलिस टीम के साथ करीब 15 मिनट तक ब्रजभूषण के घर पर, जहां दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया है कि महिला पहलवान को जांच के लिए ले जाया गया था। फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है, क्योंकि मामला पोक्सो 1 से है। इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर। मथुरा में गुरुवार दोपहर मौसम अचानक बदल गया, जहां करीब 11:15 बजे बारिश शुरू हो गई। वहीं हल्की हवा भी चल रही है, जहां बारिश ने गर्मी से राहत भी दिलाई है। बता दें कि यूपी में आंधी, हल्की और बारिश की हीट वेव का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पश्चिम यूपी के 10 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन जगहों पर हवा का दबाव बनेगा, वहां हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी के 16 जिलों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। यहाँ हीट वेव का अलर्ट भी है। बताते चले कि पश्चिमी के मुकाबले पूर्वी यूपी में गर्मी का प्रकोप ज्यादा है, जहां कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। वहीं कानपुर की CSA यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे के मुताबिक अभी 4 दिनों तक लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हालांकि इस बीच कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी चढ़ने लगा है, इसके चलते रातों में भी गर्म होने लगी है। प्रदेश में बुधवार रात कानपुर का न्यूनतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस गया। वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली और पीलीभीत मौसम विभाग ने आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है, जहां मौसम विभाग के अनुसार ये सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। ये गुरुवार शाम 8 बजे तक कच्छ के जखौ पोर्ट पहुंचेगा। इस दौरान हालात बेहद खराब हो सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि चक्रवात बिपरजॉय फिलहाल जखौ से करीब 170 किलोमीटर और द्वारिका से 210 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां हवाएं 125 और 135 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों में इस तूफान का असर देखा जा सकता है।
इन राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय शामिल है। यहाँ के कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जहाँ बारिश भी हो रही है। वहीं गुजरात मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान दक्षिणी अरब सागर में पैदा होने के बाद गुजरात के तट के करीब पहुंचने तक कई बार रास्ता बदलता रहा। इससे इसकी तीव्रता में उतार चढ़ाव भी रहता रहा। अभी तक इसकी तीव्रता खतरनाक है, जहां गुजरात के प्रभावित 8 जिलों से 75 जिलों से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के कार्य हो रहे हैं। इतनी परियोजना देश के किसी एक शहर में नहीं चल रही होगी। जिस दिन ये कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। बता दें कि जनवरी में जब पीएम मोदी के कर कमलों से रामलला 500 वर्ष बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, तो दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। यहाँ मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सूर्यकुंड व भारतकुंड में भी रेलवे विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ के लिए इतने अवसर आने जा रहे हैं कि जो अयोध्या नहीं आया होगा वो पछताएगा। जिसने यहाँ जन्म लिया है वो भी प्रार्थना कर रहा होगा कि हमें भी अयोध्या में जन्म लेने का अवसर मिला हो। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा। आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर महीना 1.5 महीने में तो मैं स्वयं ही यहां आ जाता हूं। मैं कल दोपहर के बाद यहां आ गया था। देर रात्रि 12 बजे तक यहाँ की विकास की परियोजनाओं को देखता रहा। अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरतकूप का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ साधना स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालाब का सुंदरीकरण होगा। जो यहां पर लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। पूरी जमीन को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से त्रेता युग की ओर इसको ले जाने का कार्य किया जाएगा। अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में। लेकिन भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है। प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ। और हनुमानगढ़ी के पीछे से सुग्रीव किला के पास से राम जन्मभूमि के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मार्ग जा रहा है भक्ति पथ के रूप में फर्स्ट क्लास मार्ग बनने जा रहा है।